नमस्कार दोस्तों। गणित के अंदर आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करेंगे बहुपद के बारे में, पॉलिनोमियल्स। अब देखिए, बहुपद के संदर्भ में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, और वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी तो फिर आगे के जो क्वेश्चन है उसको हल करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से हम सारी चीज़ों को समझते हैं और देखते हैं कि करके। सबसे पहले देखिए चैप्टर को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी। देखिए, सबसे पहले हम चर की बात करेंगे, फिर देखेंगे अचर राशियाँ क्या होती हैं, पद क्या होते हैं। ठीक है, अब जैसे बहुपद के अंदर आपको कई बार पदों की संख्या भी पूछ ले, उसके बाद में आपको कई बार व्यंजक और आपके इस बहुपद में क्या डिफरेंस होता है, बहुपद और समीकरण में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अपन जैसे मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल्स है, उसकी आपको घात पूछी जा सकती है, मैक्सिमम पावर कितनी होगी, कोटि कितनी होगी। ठीक है, उसके बाद में कोएफिशिएंट पूछ सकते हैं, गुणांक पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रारूप है, शून्यक है। तो ये सारे के सारे जो पद है उसको अपन समझते हैं कि कैसे इसको क्या बोलते हैं और कैसे लिखते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं चर और अचर राशि। देखिए, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। चर का मतलब वेरिएबल और अचर का मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब है ऐसी राशि जो हमेशा समीकरण के अंदर उसका मान फिक्स रहता है, नियत रहता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब है कि एक ऐसा चर या ऐसा एक बीजीय व्यंजक जिसका मान परिवर्तित, अपन जैसे मान बदलेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बदलती जाएगी। जैसे अपन इसको एग्जांपल थ्रू समझते हैं, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू मैंने ले लिया 10, एक आपको ये दे दिया कोई भी चर। इसी तरह से मैंने कांस्टेंट के अंदर देख लिया कि भाई 10 प्लस 20 बराबर कितने होंगे, 30। अब इस दोनों की तुलना करते हैं। देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं x के मान डालता जाऊंगा, जैसे x का मान 1 ले लिया तो y का मान 9 हो जाएगा, x का मान 2 लिया, y का मान कितना होगा 8, x का मान 3, y का मान 7। इस तरह से आप आगे आगे जैसे जैसे आप इसके मान बदलते जाओगे तो वैल्यू भी क्या होगी, आप देखिए। यानी इसके देखो, ये फिक्स वैल्यू है, लेकिन इसके मान हमेशा क्या होंगे, आपको अलग अलग होंगे। यानी x और y के मान आपको क्या नजर आएंगे, अलग अलग नजर आएंगे। इसलिए आपको पता, समीकरण के अंदर जिसका मान बदल जाए इसी को अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट के अंदर आपको याद रखना कि 10 प्लस 20 बराबर 30 ही होते हैं, इसमें अपन कोई चेंजेबल नहीं कर सकते हैं। तो ये वैल्यू फिक्स रहती है। लेकिन यहाँ पे x और y के मान आप अलग अलग रखोगे और दोनों की वैल्यू अपन जोड़ेंगे 10 आएगी, लेकिन ये मान आपके अलग अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं एक ही जगह x का मान 9 भी हो सकता है, y का मान 1 हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों जो वैल्यू आपकी बदलती है, वैल्यू अलग अलग होती है। और चर को पहचानने का जो तरीका है, आपको ध्यान देना है कि किसी भी समीकरण में या किसी भी बीजीय व्यंजक के अंदर आपके जो x और y के फॉर्मेट में या फिर ABCD के फॉर्मेट में जो दे रहता है, दिया हुआ होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। और जो संख्या होती है, जो नंबर्स होते हैं जितने भी, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों इंपॉर्टेंट है। बस आपको समझना है कि वेरिएबल किसको बोलते हैं, कांस्टेंट होता क्या है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात करते हैं बहुपद की। देखिए, सबसे पहले इस बहुपद को, पॉलिनोमियल्स को समझने की बहुत बढ़िया तरीका है, इसको लिखने का तरीका है px के रूप में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई भी एग्जांपल दे दो, जैसे px बराबर x प्लस या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो ये आपका एक व्यंजक है। इसको लिखते हैं तो px बराबर करके इसको लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए y के फॉर्मेट में है तो मैं क्या लिखूंगा, py बराबर y की घात 3 प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिखने का, जो व्यक्त करने का जो तरीका है, वो px, py, pz, ठीक है, pp, कुछ भी लिख सकते हैं आप। अब देखिए, बहुपद में सबसे महत्वपूर्ण है इसकी पहचान की क्या क्या नियम है। आपको कुछ नहीं करना, बहुपद को पहचानने के लिए आपको केवल एक बात ध्यान रखनी है कि बहुपद की या चर की जो घात होगी वो हमेशा पूर्ण संख्या होगी, होल नंबर होगी। क्या होगी, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या का मतलब आपका एक ऐसा नंबर जो कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, और इस तरह से इसको इन्फिनिटी तक लिखा जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल नंबर। कहने का मतलब घात क्या होनी चाहिए, आपकी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब देखिए, हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी बहुपद की घात आपकी एक तो माइनस में नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखना, कभी भी घात माइनस में नहीं होगी। इसके अलावा कभी भी आपके बहुपद की जो घात होगी, चर की जो घात होगी, वो कभी भी आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, और इसके अलावा अपन देख सकते हैं परिमेय संख्या नहीं होगी। और इसी तरह से x की घात आपके में से दशमलव के अंदर भी नहीं होगी। ठीक है, और ये माइनस में नहीं होगी। इस तरह से अपन देख सकते हैं घात कभी भी आपके अंडर रूट में नहीं होगी। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, x की पावर आपके आती। ठीक है, घन में नहीं होगी, घनमूल में नहीं होगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जानकारी आपको ध्यान रखनी है। हमेशा घात होगी कैसी संख्या होगी, पूर्ण नंबर होगी। जैसे देखिए, जैसे मैंने लिख दिया कि x² प्लस 2x प्लस 5
तो आप देख सकते हो इसमें आपकी x की जो घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पे घात 1 है। अब यहाँ घात नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ x की घात 0, जो कि x की घात 0 का मान 1 होता है। तो इस तरह से आपको जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि भाई आप इसमें से पहचानिए कि ये बहुपद है या नहीं है, तो वहाँ पे आपको ये 3-4 बातें हैं। एक तो अंडर रूट नहीं होगा, घात कभी माइनस में नहीं होगी, आपका p/q फॉर्मेट में नहीं होगी, इस तरह से दशमलव के अंदर भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये 3-4 बेसिक बातें आप ध्यान रख लोगे तो आपको कोई भी प्रश्न ऐसा पूछ ले बहुत ईजी कि आप इसमें से बताइए कौन सा बहुपद है या नहीं है, तो है या नहीं है कि कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना। आगे अपन पढ़ेंगे बहुपद के बाद में हम कुछ बीजीय व्यंजक की बात करेंगे, हम समीकरण को देखेंगे, तीनों में डिफरेंस को भी देखेंगे, भाई इसमें आपस में क्या अंतर है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस बहुपद को आपको पहचानना आना चाहिए। तो पहचानने के लिए सिर्फ एक लाइन याद रखना है, चर की जो घात होगी वो हमेशा पूर्ण नंबर होगी, पूर्ण संख्या होगी, बस। बाकी चीज़ें जहाँ भी आपको नज़र आ रही है इसका मतलब वो आपका बहुपद नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला है पद, टर्म्स। अब देखिए टर्म्स की बात करें तो टर्म्स में आपको ध्यान रखना है कि इसके जो टाइप है वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। इसको अपन एक पद, द्विपद, त्रिपद, ठीक है, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, इस तरह से इसमें व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए पद के संदर्भ में आपको थोड़ा ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2x, जैसे लिख दिया मैंने 5, या मैंने लिख दिया 3xy, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया x², मैंने लिख दिया x की घाती। ये सारे के सारे जो पद आपको नजर आ रहे हैं सब में आपका एक पद है। आपको ध्यान देखना है बीच में प्लस माइनस आपको नहीं आ रहा है, गुणे के फॉर्मेट में आपको कितनी भी संख्या दे दे। जैसे आपको देखिए मैंने लिख दिया 3xyz, लेकिन ये पद कितना है आपका, एक ही है। इसको पहचानने का बढ़िया तरीका है कि यदि बीच में प्लस और माइनस यदि कहीं नजर आ रहा है उसके बाद में आप पद काउंट करोगे, यानी यहाँ पे आपको किसी के बीच में प्लस माइनस नहीं नजर आ रहा है, इसका मतलब सारे के सारे पद एक है। ये भी एक पद होगा, ये भी 5 है तो ये भी एक पद होगा, क्योंकि इसकी घात अपन 0 कर सकते हैं, इसका मतलब ये बहुपद है। ध्यान देना, 5 को पूछ ले कि 5 बहुपद है या नहीं, क्योंकि बहुपद है, x⁴ कर दो और x⁴ का मान कितना होगा, 1 होगा। 1 को वापस गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 5। इसी तरह से 3xy है, x² है, x की घात 3 है, 3xyz है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, एक पद। अब द्विपद की बात करूं, जैसे मैंने लिख दिया x + 5, तो कितने पद हो गए, एक आपका x हो गया, एक आपका 5, बीच में साइन प्लस का, इसका मतलब कितने पद है, 2 पद। इसी तरह से मैंने लिख दिया 3xyz - 1, तो ये एक पद आपका ये बन गया 3xyz, एक आपका ये बन गया, तो टोटल पद कितने, 2, ठीक है। इसी तरह से जैसे x की घात 5 - 2 लिख दिया, ये भी कितने पद है आपके, तो आपको याद रखना है बीच में प्लस और माइनस के बाद में यदि आपको 2 पद नजर आ रहे हैं, इसका मतलब इसको अपन क्या कह सकते हैं, बाइनोमियल्स कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में त्रिपद की बात करें तो यहाँ पे कितने होंगे, x + y + 3, ठीक है, x की घात 3 + x² + 5, ठीक है। इसी तरह से 3xyz प्लस आपका y -1, तो ये सारे के सारे आप देख सकते हो एक पद एक पद एक पद, तो कितने पद हो गए टोटल, 3 पद। एक पद, 2 पद, 3 पद, 3 पद है तो 3 हो गए। इसी तरह से एक पद ये हो गया, एक ही, तो कितना हो गया आपका, 3 पद। तो आपको इस तरह से पदों को थोड़ा सा पहचानना आपको आना चाहिए। जहाँ आपको गुणा के अंदर या फिर नंबर या फिर 1-2 आपको चर और साथ में आपका कांस्टेंट इस तरह से दिया हुआ हो, तो पद आपको प्लस माइनस से ध्यान देना। बस आप प्लस माइनस से पहचान लोगे कि बीच में प्लस है और आपको 2, एक आपको चर दिया हुआ, एक आपको कांस्टेंट वैल्यू दी हुई, बीच में प्लस या माइनस है, इसका मतलब कितने पद है, 3। और यहाँ पर आपको पता हो सकता है कि 2 आपको वेरिएबल दे दे और एक आपको नंबर दे दे और बीच में साइन कुछ भी हो सकता है। आपको बस संख्या काउंट करनी, चर कितने हैं, आपका अचर कितना है, टोटल मिला करके आपके क्या बन जाएंगे, टर्म्स बन जाएंगे, पद बन जाएंगे। तो मुख्यतः एक पद, द्विपद और त्रिपद, ये एग्जाम में आपको पहचानना। घात से कोई लेना देना नहीं, घात कितनी भी हो सकती है, आपको केवल पद काउंट करने। ध्यान देना, पावर्स कुछ भी हो सकती है, आपको पावर से कोई मतलब नहीं है। आगे अपन देखेंगे द्विघात समीकरण की बात करेंगे, एक उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको भी अपन देखेंगे। देखिए अब देखिए बहुपद, व्यंजक और समीकरण, इन तीनों में डिफरेंस देखते हैं। देखिए बहुपद में मैंने बताया, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया px = x² + x - 5, ठीक है। और मैंने जैसे व्यंजक लिख दिया आपके √x - 3y + 5, ठीक है। और समीकरण को मैंने लिख दिया x² - x - 1 = 0।
अब देखिए इस तीनों को आप इस समीकरण से समझ सकते हो। बहुपद तो मैं समझा के आया कि इसकी जो पावर होगी वो हमेशा आपको ध्यान रखना है होल नंबर होगी। पावर हमेशा आपकी क्या होगी, होल नंबर होगी, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन व्यंजक में ऐसा नहीं होता है। व्यंजक की घात आपकी कुछ भी हो सकती है, माइनस में हो सकती है, आधी हो सकती है, ध्यान देना। इसकी घात आपके माइनस के अंदर हो सकती है, घात आपके p/q फॉर्मेट में हो सकती है, घात आपके दशमलव के अंदर हो सकती है, यानी कुछ भी हो सकता है व्यंजक के अंदर। लेकिन ऐसा बहुपद में नहीं होगा। बहुपद में पावर होगी वो हमेशा क्या होगी, होल नंबर होगी। आपके माइनस नहीं होगी, अंडर रूट के अंदर घात नहीं होगी, दशमलव के अंदर नहीं होगी। तो याद रखना है बहुपद के अंदर घात होल नंबर होगी, लेकिन व्यंजक में कुछ भी हो सकता है। तो आप समझ गए कि भाई बहुपद क्या चीज होती है, व्यंजक क्या होती है। तो व्यंजक में आपको ध्यान रखना किसी भी वेरिएबल की जो पावर है वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह से जब हम बहुपद को 0 के इक्वल कर देते हैं तो क्या बन जाता है, बहुपद आपका इक्वेशन बन जाता, समीकरण बन जाता। तो तीनों को ध्यान देना, जब इसको 0 के बराबर लिखा जाता तो ये आपका समीकरण हो गया। और इस तरह से आपको होल नंबर के रूप में px बराबर लिखा जाता है, और घात हमेशा होल नंबर होती है तो आपका बहुपद होगा। और व्यंजक के अंदर घात होती है आपके वेरिएबल की, तो वो माइनस ऋणात्मक हो सकती है, आपके अंडर रूट के अंदर हो सकती है, आपकी परिमेय संख्या हो सकती है, दशमलव के रूप में हो सकती है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन ऐसा आपके बहुपद में नहीं होगा। जब इस बहुपद को 0 के बराबर कर दोगे तो क्या बन जाएगा, आपका समीकरण, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी सी बेसिक, इन तीनों के बीच में आपको डिफरेंस थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, आप बात करते हैं घात या कोटि या डिग्री की। तो देखो यहाँ एक शब्द याद रखना आपको, हाईएस्ट पावर। क्या ध्यान रखना, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर का ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए मैंने कोई समीकरण लिखा है, x की घात 5 प्लस x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। आपको पूछ लिया इस आपकी एक कोई भी आपको बहुपद दे दिया, इसकी आपको क्या पूछी है, डिग्री पूछी। क्या पूछी है, डिग्री। तो डिग्री के केस में आप यही ध्यान रखोगे, हाईएस्ट पावर। आप देख सकते हो यहाँ पे मैक्सिमम पावर, यहाँ पे आपकी 0 है, लिख सकता हूँ x की घात 0, फिर आपका 2 3 4 5, तो हाईएस्ट पावर 5 है। इसका मतलब इसकी कोटि या डिग्री कितनी हो जाएगी, 5। तो आपको घात और कोटि के केस में, डिग्री के केस में आपको किसी भी बहुपद का, किसी भी व्यंजक की आप जो हाईएस्ट जो पावर होगी, मैक्सिमम पावर होगी, वही आपकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी, ठीक है। तो आराम से आप किसी बहुपद की डिग्री निकाल सकते हो। आपको सबसे बड़ी पावर देखनी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे है आपका गुणांक, कोएफिशिएंट। देखिए इस कोएफिशिएंट की बात करूं तो गुणांक बहुत इजी है। जैसे मान लीजिए कोई मैंने बहुपद लिख दिया, 5x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई x की घात 3 का आप गुणांक बताइए, ठीक है। मैंने पूछ लिया x का गुणांक बताइए। गुणांक का मतलब बहुत इजी है कि x के साथ में आपकी कौन सा आपका कांस्टेंट है जो मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए आप x की घात 3 को आप ध्यान से देखोगे तो x की घात 3 के साथ में कौन है, 5। इसका मतलब x की घात 3 का जो कोएफिशिएंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5। x के साथ में आपका कौन सा कांस्टेंट है, 3, तो इसका मतलब x का गुणांक क्या हो जाएगा, 3। आपको यही ध्यान देना है कि किसी भी आपकी बहुपद के अंदर आपके चर के साथ में जो आपका कांस्टेंट है वही आपका क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। जैसे y के फॉर्मेट में आपको दे दिया y स्क्वायर प्लस 2y, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूछ ले कि y स्क्वायर का आप कोएफिशिएंट बताइए, तो y के साथ में कांस्टेंट 5, तो आपका कोएफिशिएंट y स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 5। इसी तरह से y के साथ में कोएफिशिएंट कौन है आपका, 2, तो इसका आपका गुणांक कितना हो जाएगा, y का 2। तो बस यही ध्यान रखना है। कोएफिशिएंट का मतलब है किसी भी आपको चर के साथ में जो कांस्टेंट जो वैल्यू है वही इसका क्या कहलाएगी, कोएफिशिएंट। हो सकता है वो संख्या आपकी दशमलव में हो सकती है, p/q के फॉर्मेट में हो सकती है। ध्यान इसी का रखना, हमेशा ध्यान रखना, आपको केवल चर देखना। देखिए कई बार आपको ऐसे भी पूछ ले, जैसे आपको पूछ लिया √3x + 5 और आपको पूछ लिया √5x + 5। आपको दोनों में से पूछा कि कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जो आपका √3 है ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्या है आपका कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू। आपका यहाँ पे वेरिएबल x है, तो x की पावर को देखेंगे हम। जब भी पहचानेंगे भाई बहुपद है या नहीं, हम पावर को देखेंगे। तो यहाँ x की पावर आपका होल नंबर है, क्योंकि घात 1 है। 1 क्या है आपका पूर्ण संख्या है।
इसी तरह से इस नीचे वाले पद को देखेंगे, भाई ये तो बिल्कुल बहुपद है, आपको कांस्टेंट के ऊपर कोई भी घात हो या फिर अंडर रूट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको यहाँ पूछ ले भी x का कोफिशिएंट कितना है, तो x का कोफिशिएंट अंडर रूट 3 होगा, जो कि साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 3 कांस्टेंट नंबर। लेकिन आपको हमेशा चर को पहचानना, आपको संख्या से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो फिक्स वैल्यू होती है, उससे कोई मतलब नहीं। आपका जो चर है, जो वेरिएबल है, जो समीकरण में या बहुपद के अंदर जिसका मान बदलता है वो आपका वेरिएबल होता है, तो इसको देखना, पावर उसी की देखनी। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको पता है अंडर रूट 5 और आपका x दोनों ही वर्गमूल के अंदर, इसका मतलब हो गया x की जो पावर है वो कितनी है, आधी है। और मैंने बताया कि जो घात होगी वो हमेशा पूर्ण नंबर होगी, इसका मतलब आधी घात वाला आपका बहुपद नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, एग्जाम में आपको थोड़ा सा देख के करना है कि भाई ये आपका जो अंडर रूट लगा हुआ है किसके ऊपर है, क्या है, ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार प्रश्न आता हुआ भी गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें। आगे देखिए, इनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको थोड़ा याद रखिए। रेखीय बहुपद का जब आपको पूछ ले लीनियर पॉलिनोमियल्स का जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है तो वो होगा आपका ax प्लस बी। इसी तरह से द्विघात बहुपद का आपका पूछे तो इसका हो जाएगा आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ा ध्यान रखना है। त्रिघात का तो ये ax की घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। तो ये थोड़ा सा आपको इन सबका स्टैंडर्ड फॉर्म कई बार पूछा जा सकता है कि ये आपका रेखीय बहुपद, तो रेखीय बहुपद का जो रूप होगा वो इस तरह से होगा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ जैसे 3x प्लस 5, तो ये आपका रेखीय बहुपद है, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, इसी तरह से ये आपका क्या बन जाएगा, आपका जैसे 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, और इसी तरह से इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हो। तो आपको याद रखना, जो x स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो आपका a होगा, और x का गुणांक होगा वो आपका b होगा, जो कांस्टेंट है पीछे वो कौन सी राशि होगी, c। क्योंकि हम द्विघात समीकरण को पढ़ेंगे आगे, समीकरण बनाना सिखाऊंगा मैं। ठीक है, किस तरह से समीकरण बनाते हैं, अल्फा और बीटा का योग क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, वो सारी चीजें इसी पे आधारित होगी द्विघात पर। तो द्विघात का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो आपका a होगा, और x का गुणांक होगा वो आपका b होगा, और c आपका कांस्टेंट। जैसे मैंने आपके इक्वेशन लिखा, तो यहाँ आपको पूछते a बराबर कितना होगा, 5 होगा, यहाँ पूछे b बराबर कितना होगा, 6 होगा, और c बराबर कितना होगा, 3। तो ऐसी जब भी आपको पूछे तो आप दोनों की कंपैरिजन कर लिया करो, हमेशा ध्यान रखना है। जैसे माइनस में है तो माइनस में हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, जैसे आपने लिख दिया 5y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 6, आपको ABC पूछ लिया तो यहाँ a कितना हो जाएगा 5, b बराबर कितना होगा -3, और c बराबर कितना होगा -6। ठीक है, इस तरह से आप इसकी कंपैरिजन करोगे, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करोगे, आप तुलना करोगे, ABC निकालोगे। तो इस तरह से इन तीनों का आपको स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। आगे अपन द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए इन तीनों का जो स्टैंडर्ड रूप है ax प्लस बी, ये आपका रेखीय बहुपद हो जाएगा, और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा, और फिर आपका ax की घात 3 bx स्क्वायर cx प्लस डी, तो ये आपका हो जाएगा त्रिघात बहुपद। बहुत ईजी है, इन चीज़ों को आप समझोगे तब आपके गुणनखंड और सारी चीज़ें मिक्स में चलेगी। देखिए बहुत ईजी है, आप इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेते हो तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। आगे बात करें शून्यंक, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करें तो शून्यंक का मतलब क्या होता है। देखो बेसिक चीज थोड़ा सा समझिए इसको। शून्यंक का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई मैंने समीकरण ले लिया कि 2x प्लस 5, ये कोई इक्वेशन ले ली, आपको मतलब है शून्यंक का मतलब होता है कि आप x का ऐसा मान रखिए। देखिए x का ऐसा मान, ठीक है, x का ऐसा मान जो इस पूरे को क्या कर दे, शून्य कर दे। क्या करते, शून्य। जैसे मान लीजिए इस पूरे को शून्य कर दे, तो हम x का कौन सा ऐसा मान रखें कि पूरी वैल्यू क्या हो जाए, आप शून्य हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप इन चीजों को, जैसे मान लीजिए x का मुझे मान रखना है तो मैं कितना रखूंगा, x का मान 2.5 रखूंगा, तब जाकर के -2.5 रखूंगा, तब जाके ये 0 बनेगा। तो इससे आपको शून्य निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है, जो भी आपको बहुपद दिया जाता है उसको 0 के बराबर कर दो। 2x प्लस 5 बराबर क्या कर दो, 0। इसको सोल्व करोगे तो 2x बराबर -5, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -5/2। यदि आप x का मान -5/2 रखोगे तो ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो आपको याद रखना है, जब भी बहुपद के अंदर शून्य बोली निकालने के लिए
तो जो वैल्यू है उसको आप किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर रख दो, और जो x का मान आएगा वही उसका क्या होगा, शून्य। और वापस x बराबर आप यहाँ रखिए इस मान को, तो ये पूरा 0 बन जाएगा, जैसे 2 और ये आपका -5/2 + 5, 2 से 2 कैंसिल, और -5 + 5 0 हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, x का आपको ऐसा मान रखना है कि पूरा का पूरा आपका जो बहुपद है क्या बन जाए, 0 बन जाए। ठीक है, तो बहुत ईजी है, ये जो बेसिक चीज़ें हैं इसका थोड़ा सा आइडिया रखिए, फिर अपन मिक्स के अंदर इसकी प्रश्न करेंगे, गुणनखंड भी साथ में चलता जाएगा आपका। ठीक है, चूंकि बहुपद से जुड़ा हुआ है, द्विघात समीकरण से जुड़ा हुआ है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल पैरेलल चलेगी और बहुत ईजी है। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बहुत ईजी पूछा जाता है, क्योंकि आपके 2 चरों वाले रैखिक समीकरण पूछा है। जैसे मैंने कहीं पर 2 चर भी लिखे, तो 2 चरों वाला रैखिक समीकरण अलग से पढ़ेंगे अपन। ठीक है, लेकिन ये चीज़ आपको समझ में आएगी तो फिर 2 चरों वाला जो रैखिक समीकरण है, HCF है आपका, LCM है, ठीक है, इसके अलावा गुणनखंड है, ये 4-5 टॉपिक है बिल्कुल को रिलेटेड है, एकदम बिल्कुल मिले हुए हैं। आपको सभी की थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, तब जाकर के आप एग्जाम प्रश्न हल कर पाओगे। जब तक आपको त्रिपद गुणनखंड नहीं आएगा तब तक आपको LCM और HCF निकालना नहीं आएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ आप चीज़ों को समझिए। जैसे मैंने गुणनखंड की एक क्लास ली, उस क्लास के अंदर मैंने काफ़ी सारे प्रश्न आपके आइडेंटिटी पर आधारित प्रश्नों को हल किया। उसके बाद में मैंने कुछ बीजीय व्यंजक, इसकी कुछ डेफिनेशन को आपको समझाया। इसके बाद हम कुछ मिक्स में प्रश्न लेंगे। उसके बाद में जब हम आगे आपके 2 चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी सारी चीज़ें आएगी। आगे HCF और LCM पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी गुणनखंड के रूप आएंगे आपको। तो कहने का मतलब है जो ये आपकी वीडियो के एग्जाम में 4-5 टॉपिक जोड़े गए हैं, तो ये टॉपिक सारे के सारे को रिलेटेड टॉपिक है और आप किसी को छोड़ नहीं सकते, सभी टॉपिक को समझना पड़ेगा। बहुत ईजी है, आपको वहाँ पे पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। हम अंकगणित नहीं पढ़ रहे हैं कि जोड़ बाकी कर रहे हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल आपके दिमाग से, आपको दिमाग को काम लेना है, अच्छे से प्रश्न को पढ़ना है, बिना पेन चलाए आप प्रश्न को हल कर लोगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है, जो मैंने जो भी आपको टर्म्स पढ़ाई है यहाँ पे, तो इनके बारे में बेसिक तरीका आपको पता होना चाहिए कि भाई वेरिएबल होता क्या है, आपका कांस्टेंट क्या होता है, आपका व्यंजक क्या होता है, बहुपद क्या होता है, समीकरण क्या होता है, कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, शून्य कैसे ये बेसिक आइडिया है। तो प्रश्न बिल्कुल ईजी प्रश्न आते हैं, तो ये चीज़ें आप समझ लोगे तो आगे अगली क्लास के अंदर हम कुछ मिक्स के अंदर बहुपद से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी सोल्व करेंगे। उसके बाद हम कुछ द्विघात समीकरण पर भी जाएंगे, वहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को, समीकरण बनाना सीखेंगे। हम अल्फा और बीटा को किस तरह से आपको प्रश्न में रखना है, समीकरण बनाना है, ये सारी जो जानकारी है बहुत ईजी है, इसको समझेंगे। उसके बाद हम 2 चरों वाला जो रैखिक समीकरण है उनके कितने तरीके हो सकते हैं, प्रश्न को हल कैसा करना है, आपकी क्या क्या और कंडीशंस हो सकती है। ठीक है, तो ये तमाम प्रकार की जो जानकारी है धीरे धीरे अपने 1-2 वीडियो के अंदर सबको अच्छे से समझेंगे और एग्जाम में आपका प्रश्न बिल्कुल सही होगा, इससे बाहर आपका जाएगा नहीं। बेसिक चीज़ें हैं, समझ लीजिएगा। उसके बाद में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करना, ये चीज़ें पढ़ने के बाद थोड़ी प्रश्न लगाना, आप खुद को कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा मैथ्स के अंदर आप प्रैक्टिस करते जाइएगा और वीडियो के एग्जाम की जो टॉपिक है गणित के, बड़े ईजी है, अच्छे से पढ़ लेते हो तो यहाँ से प्रश्न आपके गलत होने के चांसेस बिल्कुल कम है। अच्छे से पढ़िए, पूरे मन से पढ़िए, चीज़ों को समझते हुए चलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।